इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की ये डेफिनेशन तो आपने पढ़ी होगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड और समटाइम्स एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन आइसोलेटेड एंड गैसेस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये डेफिनेशन पढ़कर आपको दो बातों का आइडिया लाजमी हो रहा होगा। एक तो ये कि इस प्रोसेस में हम एक एटम के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और फिर दूसरा ये कि इस प्रोसेस में एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलीज होती है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इस डेफिनेशन को आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन से कंपेयर करें, तो आपको इन दोनों डेफिनेशन में यही दो पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट नजर आएंगे। यानी जहां आयनाइजेशन एनर्जी में हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। और जहां आयनाइजेशन एनर्जी में एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वहीं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलीज होती है। ये तो वैसे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक जनरल सा कंपैरिजन था, लेकिन इस वीडियो में हम इन दोनों एनर्जीज के कंपैरिजन को इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे और मेनली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अंडरस्टैंड करने पर फोकस करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी वाली वीडियो की तरह ही इस वीडियो में भी हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बेसिक लेवल से लेकर इंटरमीडिएट लेवल तक डिस्कस करेंगे, और इसीलिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया है। वीडियो के पहले पार्ट में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बेसिक्स को समझेंगे और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करने वाले बेसिक फैक्टर्स और जनरल ट्रेंड को ही डिस्कस करेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सिर्फ एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो का ये बेसिक पार्ट काफ़ी रहेगा। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इंटरमीडिएट लेवल तक समझने के लिए हम जनरल ट्रेंड में जो दो मेन एक्सेप्शंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड और लास्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के प्रोसेस की एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक एटम इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के प्रोसेस में कब एनर्जी रिलीज होती है और कब एब्जॉर्ब। तो अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बेसिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन को तो हमने वीडियो के शुरू में ही थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, और जो ये कुछ टर्म्स हैं इन्हें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेकिन अगर हम इस सारी डेफिनेशन को एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो वो कुछ ऐसे होगा। लेफ्ट साइड पर हमारे पास वो केमिकल स्पीशी होगी जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, जैसा कि इस केस में हम क्लोरीन के एक एटम को ले रहे हैं। और इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर ही वो इलेक्ट्रॉन भी होगा जो इस केमिकल स्पीशी में ऐड होना है। फिर इक्वेशन की राइट साइड पर हमारे पास वो केमिकल स्पीशी होगी जो एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद बनी है, यानी एक क्लोरीन A9। और फिर इस सारी इक्वेशन के साथ हमारे इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई होगी उसे भी लिख देंगे। जैसे कि इस प्रोसेस में -348.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम उसे भी इस इक्वेशन के साथ ही मेंशन कर देंगे। और फिर अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी के केस में याद हो, तो हमने एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ किया था, क्योंकि उस सारे प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जिसे हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में क्योंकि एनर्जी मोस्टली रिलीज होती है, तो इसलिए हम इस एनर्जी के रिलीज को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर आपकी बुक्स में इस एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया गया है, तो उसे भी हम थोड़ी ही देर में डिस्कस करते हैं। फिर क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के प्रोसेस में एनर्जी मोस्टली रिलीज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रोसेस मोस्टली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हम इस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स की सेंस में डिफाइन करें, तो हम एंथैल्पी चेंज की सेंस में बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ रिप्लेस कर देंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह ही मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, और उन रेयर केसेस में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ पॉजिटिव साइन लगा देंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू में 5/2 RT की वैल्यू का डिफरेंस है, लेकिन बेसिक लेवल पर हम इसे डिस्कस नहीं करते हैं, और इसीलिए हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हैं। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमें यह भी बताती है कि कोई भी एटम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। अगर एक एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उस एटम की कोशिश होगी कि वो किसी तरह एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। और इससे ऑपोजिट केस में अगर एक एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बहुत कम है और या पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और यही रीज़न है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू वाले एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के लिए हमें खुद से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली उन एटम्स में ऐड करना पड़ता है। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के यूनिट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के भी वही यूनिट्स होंगे जो आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स थे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज असल में एनर्जी के चेंज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसीलिए इन दोनों के यूनिट्स भी सेम होंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उन बुक्स की जिनमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज को पॉजिटिव कहा गया है। अगर आपकी बुक्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को मोस्टली पॉजिटिव कहा गया है, तो वो बुक बेसिकली डिफरेंट साइन कन्वेंशन यूज़ कर रही है। मैं इन साइन कन्वेंशंस के डिफरेंस की इतनी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपकी बुक्स में एनर्जी रिलीज को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया गया है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन भी मोस्टली पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन रिवर्स हो जाएगा। यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। यानी डिफरेंट बुक्स में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइन तो चेंज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन सेम रहेगा। जब एनर्जी रिलीज होगी
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, और सेम यही कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में भी अप्लाई होगा। यानी ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि एक एटम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, बल्कि बहुत से ऐसे एटम्स हैं जो अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन को अपने पीरियड के लास्ट वाली नोबल गैस नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और ऐसा करने के लिए जब ऑक्सीजन एटम पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस वक्त एनर्जी की जो अमाउंट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसे हम ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देंगे। और क्योंकि एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हुई है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और क्योंकि अभी इस न्यूट्रल एटम ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इस दौरान जो एनर्जी चेंज हुआ है उसे हम ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देते हैं। लेकिन अगर आप इस नेगेटिव 1 चार्ज वाले एनायन को देखें तो अभी भी इसे नियोन की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो अगर ये ऑक्सीजन एनायन किसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो अब वो नियोन की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा और नेगेटिव 2 चार्ज वाले एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव 1 चार्ज वाला एनायन एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब। इसे समझने के लिए हम एक न्यूट्रल एटम और इस एनायन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। एक बेसिक और सिंपल सा कंपैरिजन तो आप यही कर सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होने के लिए किसी रिपल्शन का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन नेगेटिव एनायन में एंटर होने के लिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे की रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, और हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि वो इस रिपल्शन को ओवरकम कर सके और नेगेटिवली चार्ज एनायन के अंदर एंटर हो सके और नेगेटिव 2 चार्ज वाला एक एनायन बन सके। बेसिक लेवल पर तो इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, लेकिन अगर हम एक एटम और एक एनायन के डिफरेंस को लॉजिकली समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों के एटॉमिक साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट को स्टडी करना पड़ेगा। एक एटम और एनायन के साइज डिफरेंस का तो हमें पता है कि एक एनायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, और इस ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स भी उसके आउटर मोस्ट शेल तक कम पहुंचती है। और फिर अगर हम स्लेटर्स रूल यूज़ करते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट को भी कंपेयर करें तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से एनायन में न्यूट्रल एटम के मुकाबले में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब रिपल्शन में हिस्सा लेने वाला एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। यानी एनायन के आउटर मोस्ट शेल में न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी ज़्यादा है और वहाँ न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स भी कम पहुंच रही है, और इन सभी रीजंस की वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन का उस एनायन में एंटर होना मुश्किल होता है। और इसीलिए जब हम एक एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम उस इलेक्ट्रॉन को खुद से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन उस रिपल्शन को ओवरकम कर सके और उस एनायन में एंटर हो सके, और इसीलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और फिर क्योंकि अब हमने इस एनायन में सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसे हम सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देंगे। यानी किसी भी एटम के लिए सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ही नेगेटिव हो सकती है, उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज होंगी वो सभी पॉजिटिव होंगी और उनका मैग्नीट्यूड भी एक दूसरे से ज़्यादा होता रहेगा। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर एक आइटम पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मोस्टली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, यानी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन उसके बाद जब भी वो एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा और एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हर ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ उस एटम पर नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन भी इंक्रीज हो रही है। इस सब के बाद अब हम उन बेसिक फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के जनरेटेंट को डिटर्मिन करेंगे, और वो ये 2 फैक्टर्स हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन है, और असल में ये दोनों फैक्टर्स आपस में रिलेटेड हैं। यानी एटॉमिक रेडियस को असल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिटर्मिन करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, और अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और इसीलिए हम इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली स्टडी करने के बजाय इकट्ठा स्टडी करते हैं, और ऐसा करने के लिए हम एक ही पीरियड के 2 एटम्स को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड पर हमारे पास कार्बन का एक एटम है और राइट साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन के लिए इन दोनों एटम्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस और एटॉमिक रेडियाई को मेंशन कर देते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है 3.25 और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है 4.55। फिर कार्बन का एटॉमिक रेडियस है 67 पिकोमीटर और ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस है 48 पिकोमीटर। क्योंकि ऑक्सीजन एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए ऑक्सीजन का न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली पुल करता है, जिससे ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाता है। और अब हमारे लिए इन दोनों को कंपेयर करना आसान हो गया है। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर चार्ज और स्मॉलर एटॉमिक रेडियस की वजह से
ऑक्सीजन एटम के लिए कार्बन एटम के कंपैरिजन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना आसान होगा और इसीलिए ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा होगी। कार्बन के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -121.8 किलो जूल पर मोल, लेकिन ऑक्सीजन के लिए ये वैल्यू होगी -144 किलो जूल पर मोल। और अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जनरल ट्रेंड को डिस्कस करें, तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से एक तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और फिर दूसरा ये है कि शेल्स के इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज को भी देखें तो डाउन द ग्रुप ये वैल्यूज कम नेगेटिव हो रही हैं। मतलब डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो रही है। ऐसा इसलिए है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और आउटर मोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने से अट्रैक्टिव फोर्स भी डिक्रीज हो रही है। और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से एक एटम की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। और फिर इसी तरह अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट एक तो परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो आटोमोस्ट शेल है वो भी श्रिंक हो जाता है, जिससे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। इस ट्रेंड में आपको 3 जगहों पर एक्सेप्शंस नजर आएंगी। मतलब नोबल गैसेज ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और ना ही गेन, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी और पॉजिटिव में होगी। मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करके फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन बेरिलियम और नाइट्रोजन भी इस जनरल ट्रेंड में 2 एक्सेप्शंस हैं जिन्हें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इस जनरल ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एक तो परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होती है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने से आफ्टर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास आ जाता है। और इन दोनों रीजंस की वजह से उस एटम की एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का एक जनरल ट्रेंड। अब हम उन एक्सेप्शंस को और उनको कॉज करने वाले फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। और वो एडवांस फैक्टर्स हैं ये दो, यानी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और दूसरा उसके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे पहले हम एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और केमिकल स्टेबिलिटी को वैसे तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं और इस बार हम इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सेंस में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी एटम या सब्सटेंस की केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो अपने अंदर होने वाले केमिकल चेंज को कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है। मतलब अगर एक एटम केमिकली स्टेबल है तो इसमें केमिकल चेंज लेकर आना बहुत मुश्किल होगा और किसी भी एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना भी उस एटम के केमिकल चेंज का इक्वल है। तो अगर एक एटम केमिकली स्टेबल है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने से रेजिस्ट करेगा और हमें फोर्सफुली ऐसे एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना पड़ेगा। हाईएस्ट केमिकल स्टेबिलिटी की एग्जांपल तो हमें पता ही है, जो कि है नोबल गैसेस, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। यानी ये गैसेस बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और ऐसा इनकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से है, क्योंकि एक तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर दूसरा ये कि इनके सभी सबशेल्स भी कम्युनिटी फील्ड हैं, जिसकी वजह से इन गैसेस को ये हाईएस्ट केमिकल स्टेबिलिटी मिलती है। और फिर जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि केमिकल स्टेबिलिटी की एक और रीज़न भी होती है कि सबशेल्स एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हों। मतलब ये तो इन सबशेल्स की फुल फिल्ड स्टेट्स हो गई और हाफ फिल्ड स्टेट में इनकी कंप्लीटली फिल्ड स्टेट से एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एस सबशेल्स की हाफ फिल्ड स्टेट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। पी सबशेल्स की हाफ फिल्ड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डी सबशेल्स की हाफ फिल्ड स्टेट में 5 और एफ सबशेल्स की हाफ फिल्ड स्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फिर ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों स्टेट्स यानी फुल फिल्ड स्टेट्स और हाफ फिल्ड स्टेट दोनों इक्वली स्टेबल हों, बल्कि सबशेल्स की फुल फिल्ड स्टेट उनकी हाफ फिल्ड स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी और हाफ फिल्ड स्टेट जो है वो दूसरी पार्शियली फिल्ड स्टेट जो है उनके मुकाबले में ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी। मतलब अगर ये पी सबशेल की सभी पॉसिबल स्टेट्स हैं तो फुल फील्ड स्टेट तो इनमें सबसे ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी। लेकिन अगर हम दूसरी पार्शियली फील्ड स्टेट्स का आपस में कंपैरिजन करें तो सिर्फ एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेट जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सब पार्शियली फील्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा केमिकली स्टेबल होगी और इसीलिए इस हाफ फील्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये सब शेल एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं रहेगा और अनस्टेबल हो जाएगा और एटम ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी केमिकल स्टेबिलिटी लूज करे। और इसीलिए नोबल गैसेस की तरह जिनमें फुल फील्ड सबशेल्स होते हैं, हाफ फील्ड आउटर मोस्ट सबशेल वाले एटम्स भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें और इसीलिए ऐसे एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बहुत कम होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव में होती है। और सबशेल्स की इसी फुल फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से पीरियोडिक टेबल में कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। अगर हम सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स को लें और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को एक ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले करें तो इस ग्राफ से हमें वो एक्सेप्शंस और ज़्यादा विजिबल नजर आएंगी। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज नेगेटिव में है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं।
लेकिन बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ पॉजिटिव में है। वैसे बुक्स में तो इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को 0 से इंडिकेट किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को मेजर करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि हमारे लिए कंपैरिज़न करना आसान हो जाए। तो अगर आप इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को ऑब्ज़र्व करें, तो आपको इनमें 3 जगहों पर एक्सेप्शन नज़र आएँगी। एक एक्सेप्शन तो नियोन की फॉर्म में है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर तरह से कंप्लीट है। उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और उसके सभी सब शेल्स भी कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो इस वजह से नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी नियोन गैस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और हम सिर्फ फोर्सफुली एनर्जी प्रोवाइड करके ही उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी 2 एक्सेप्शंस हैं उनका क्या? उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें उनके सबशेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। अगर आप बेरिलियम के आउटर मोस्ट सबशेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो वो एक फुल फिल्ड सबशेल है। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि फुल फिल्ड सबशेल्स किसी भी एलिमेंट को केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए फुल फिल्ड 2s सबशेल की वजह से बेरिलियम अपनी इस केमिकल स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने को रेजिस्ट करता है और हमें फोर्सफुली उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है। फिर इसी तरह अगर आप नाइट्रोजन को लें, तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में है। और शायद आप इसकी रीज़न भी गैस कर लें, जो कि है इसके आउटर मोस्ट सबशेल की एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेट। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे नाइट्रोजन के पास भी किसी हद तक एक केमिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एटम भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने को रेजिस्ट करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव वैल्यू रखता है। अच्छा, अगर आपने पिछले आयनाइजेशन एनर्जी वाले लेक्चर में सबशेल्स की शेप और पेनिट्रेशन इफेक्ट को स्टडी किया है, तो आप इस जनरल ट्रेंड में एक और छोटी सी एक्सेप्शन को स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद ही गैस करना पड़ेगा। इस सब के बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जनरल ट्रेंड में सेकंड एक्सेप्शन आती है जब हम डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्रुप 17 को लें और इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को भी पहले की तरह ग्राफ की फॉर्म में अरेंज करें, तो हमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन नजर आएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जनरल ट्रेंड को फॉलो करें, तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ डाउन द ग्रुप कम नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन क्लोरीन इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट पी ब्लॉक के सभी ग्रुप्स इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर आप इस ब्लॉक के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को देखेंगे, तो ये वैल्यूज़ ग्रुप के दूसरे मेंबर से ज़्यादा हैं। लेकिन इस एक्सेप्शन की रीज़न क्या है? हमने अभी इसे डिस्कस करना है। इस एक्सेप्शन के रीज़न को समझने से पहले हम 2 और कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक तो है एटम की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इनमें सबसे पहले हम एटम के अंदर जो 2 तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होती हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने इन इंटरैक्शंस को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन इन्हें हम एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं और इस बार हम इन्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सेंस में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि एक एटम के अंदर 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। एक न्यूट्रल एटम के अंदर ये दोनों चार्जेस होते तो इक्वल हैं, लेकिन उस एटम में ये दोनों चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हैं। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंटर में कंसंट्रेटेड है, तो इसलिए पूरे एटम में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। एटम के न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, उतना ही उस न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। और क्योंकि नोबल गैसेस के बाद हैलोजेंस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए फ्लोरीन के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। फिर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एटम के अंदर एक और तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड क्रिएट होता है। वैसे टेक्निकली तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, सिर्फ उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। लेकिन अभी हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एटम के सेंटर में क्रिएट होता है और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में अरेंज होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन्स के ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर इकट्ठे नहीं होते, तो इसलिए इनका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूक्लियस के पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जहाँ न्यूक्लियस का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड सारे एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वहीं इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव फील्ड अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड क्रिएट होता है। पर अभी जो आप एटॉमिक मॉडल देख रहे हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी के साथ अपने अपने ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं, जिससे एटम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स तरह के नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रीजन बन जाते हैं। लेकिन अभी हमें इतनी डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है और हम इस सिंप्लीफाइड एटॉमिक मॉडल के साथ ही इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी एक एटम के अंदर डिफरेंट चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब एक एटम के पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा। तो लेट्स से कि हम इस फ्लोरीन एटम के पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी दूर तक फैला भी हुआ है,
तो न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने पास ले आएगा। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एटम के काफ़ी पास आ जाएगा, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के साथ एक और फोर्स एक्ट करने लगेगी, जो कि होगी उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स। और कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंटर होगा या नहीं, उसे इन दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ ही डिटरमिन करती है। इस केस में क्योंकि फ्लोरीन के न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स उसके इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से फ्लोरीन उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल में पुल कर लेगा और एक एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही वो बेसिक कंसेप्ट है जो हमें सेकंड एक्सेप्शन समझने में हेल्प करेगा। तो अब अगर हम इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए क्लोरीन और फ्लोरीन के एटम्स के इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उनके आउटरमोस्ट शेल्स को कंपेयर करें, तो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों क्योंकि हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों के एटम्स में न्यूक्लियर चार्ज तो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आप इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल्स को देखें, तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के आउटरमोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और शायद आपको अभी इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल्स भी सेम नजर आए, लेकिन इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल्स इक्वल नहीं है। इससे पहले कि हम इन दोनों के आउटरमोस्ट शेल्स के डिफरेंस को कंपेयर करें, आप पहले अपने माइंड्स में दो सिचुएशंस को कंसीडर करें। एक सिचुएशन में आप एक बहुत छोटे से कमरे में एंटर हो रहे हैं, जिसमें 7 लोग ऑलरेडी ही प्रेजेंट हैं, और दूसरी सिचुएशन में आप एक ऐसे बड़े हॉल में एंटर हो रहे हैं जिसमें 7 लोग प्रेजेंट हैं। आपके लिए इनमें से कौन सी सिचुएशन आसान होगी? ऑब्वियस सी बात है कि हॉल में एंटर होना आपके लिए आसान है, क्योंकि लोग तो दोनों केसेस में सेम हैं, लेकिन हॉल में एरिया ज़्यादा होने की वजह से 7 लोग इतने ज़्यादा पैक्ड नहीं हैं और इसीलिए एंटर होना भी आसान है। अब अगर आप यही लॉजिक इन फ्लोरीन और क्लोरीन एटम्स के ऊपर अप्लाई करें और सिर्फ इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल्स पर फोकस करें, तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के आउटर मोस्ट शेल्स में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल का रेडियस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के रेडियस से ज़्यादा है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के सेम हैं, लेकिन क्लोरीन के केस में इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एक बड़ा शेल मिल जाता है, जिससे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स के रीजन भी एक तरह से दूर दूर हो जाते हैं। आप इस सबको ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे शेल में कंसंट्रेटेड है, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक बड़े शेल में डाइल्यूट हो गया है। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह 7 लोग एक बड़े हॉल में प्रेजेंट थे, इसी तरह क्लोरीन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स एक बड़े शेल में प्रेजेंट हैं। और अब आपके लिए इन दोनों एटम्स में कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। क्लोरीन के डाइल्यूट नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन आएगा उसे कम रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसके लिए एटम के अंदर एंटर होना आसान हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन के कंसंट्रेटेड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए फ्लोरीन में एंटर होना मुश्किल होगा। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में ये एक्सेप्शन क्रिएट होती है कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से कम होती है, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के स्मॉलर शेल की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन का एंटर होना मुश्किल होता है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में लार्जर शेल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइल्यूट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के लिए एंटर होना आसान होता है और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ग्रुप्स में और नीचे जाएं, तो शेल्स के इंक्रीज होने और कुछ दूसरे एडवांस फैक्टर्स की वजह से ये फिनोमेना देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और उसके ट्रेंड को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इससे आगे एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से एनर्जी रिलीज क्यों होती है या एब्जॉर्ब क्यों होती है, सिर्फ उसके कुछ बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस डिस्कशन में इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए है, वरना अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंटरमीडिएट लेवल तक डिस्कस कर लिया है। तो चलें अब हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं, ये एडवांस लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ताकि हमारे लिए इस प्रोसेस की बेसिक को समझना आसान हो जाए। और इसी वजह से ये एक्सप्लेनेशन 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्लेनेशन में मैं क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस नहीं करूँगा और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ ही इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करूँगा। फ्यूचर क्लासेस में आप इस प्रोसेस की एक्यूरेट क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इस प्रोसेस की बेसिक सी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक बॉल है और हम उस बॉल को ज़मीन से उठाकर एक स्पेसिफिक हाइट पर ले जाते हैं। अब क्योंकि ज़मीन उस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस बॉल को इस पॉइंट पर छोड़ देंगे, तो वो अर्थ की तरफ मूव करने लग जाएगी। लेकिन क्या आप अभी बता सकते हैं कि जब हमने उस बॉल को इस हाइट पर होल्ड किया हुआ है, तो उस बॉल में कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? तो इसका आंसर तो सिंपल है। जब हम इस बॉल को एक हाइट पर लेकर जाएंगे, तो उस बॉल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और फिर जब हम उस बॉल को छोड़ देंगे, तो वो बॉल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ मूव करेगी, जिससे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और जब तक वो बॉल ज़मीन की सरफेस को हिट नहीं करती, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। और फिर जैसे ही वो बॉल ज़मीन को हिट करेगी, तो अपनी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देगी, जिसे ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी इस फ्री फॉलिंग के प्रोसेस में उस बॉल की एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और जब वो बॉल ज़मीन को हिट करेगी,
तो जो उसकी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब इस सारे प्रोसेस में 3 फेजेज़ थे। फर्स्ट फेज़ तो वो जब हमने बॉल को एक स्पेसिफिक हाइट पर होल्ड किया हुआ था और उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। सेकंड, जब हमने उस बॉल को फ्रीली फॉल करने दिया जिससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग गई। और थर्ड फेज़ वो जब उस बॉल ने ज़मीन को हिट किया और अपनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ज़मीन को रिलीज़ कर दी। अच्छा, अब हम इन तीनों फेजेज़ को अपने माइंड में रख कर इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। लेट्स इमेजिन कि हमारे पास दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, एक हैवियर पॉजिटिव चार्ज और एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और फिर क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड भी हैं तो जिस तरह हमारी पिछली एग्जांपल में बॉल के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, इस केस में इन चार्जेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और सेम उस बॉल की तरह जब हम नेगेटिव चार्ज को फ्रीली मूव करने देंगे तो वो भी अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करने लग जाएगा, जिससे उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये जो हैवियर पॉजिटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये जो छोटा सा नेगेटिव चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन है। और जब हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने देंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से वो एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा। और जैसे जैसे वो एटम के पास आएगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो एटम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब अगर आपको उस बॉल के तीनों फेजेस याद हों तो इस इलेक्ट्रॉन का पहला फेज तो वो था जब वो एटम से दूर एक पॉइंट पर था और उस इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। फिर सेकंड फेज तो वो था जब इस इलेक्ट्रॉन ने एटम की तरफ मूव करना शुरू किया। और इस इलेक्ट्रॉन का थर्ड और फाइनल फेज वो था जब वो एटम के अंदर एक शेल में ऐड हो गया। और उस बॉल के थर्ड फेज की तरह ये इलेक्ट्रॉन भी अपने थर्ड फेज में अपनी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो लाइट की फॉर्म में होगी। अगर आपके लिए ये एक नई बात है तो आप एक दफ़ा अपने घरों में लगे हुए इन बल्ब्स को देख लें, जिनमें हर वक्त तकरीबन इसी तरह के एक प्रोसेस की वजह से लाइट जनरेट होती रहती है। अच्छा, ये तो बात होगी उस केस की जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। अब हम उस सेकंड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर ऐड करवाने के लिए हमें खुद से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है। लेट्स से कि हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ मूव तो करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर एंटर होने लगता है तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन और हाफ फिल्ड सबशेल की केमिकल स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में एंटर नहीं हो पाता। और इसी तरह के केसेस में हमें उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है ताकि वो इन सभी फैक्टर्स को ओवरकम कर सके जो उसे उस एटम में एंटर होने से रोक रहे हैं। जब हम उस इलेक्ट्रॉन को खुद से एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ उस एटम की तरफ बढ़ेगा। इस बार भी वो एटम उस इलेक्ट्रॉन को एंटर होने से रोकेगा, लेकिन इस बार उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन के ना चाहते हुए भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा और अगेन एंटर होने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी बची होगी उसे रिलीज़ कर देगा। यहाँ पर आप नोटिस करें कि एनर्जी दोनों केसेस में रिलीज़ हो रही है, यानी जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में एंटर होगा तो एनर्जी लाजमी रिलीज़ होगी। लेकिन इस सेकंड केस में हमने इलेक्ट्रॉन को खुद से एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की है और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज़ की है वो इस प्रोवाइडेड एनर्जी से काफ़ी कम है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यही डिफरेंस है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। अगर एक एटम की नेचुरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो और हमें उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड ना करना पड़े तो वो इलेक्ट्रॉन जब उस एटम में ऐड होगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो हम कहेंगे कि इस एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव में है, यानी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। लेकिन अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और हमें उस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करके उस एटम में ऐड करना पड़े तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड होने के बाद एनर्जी रिलीज करे, लेकिन क्योंकि हमने उस इलेक्ट्रॉन को खुद से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की है तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसे एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव में है। और यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगेन अभी जो मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल पर हमारे लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। जब आप एडवांस क्लासेस में जाएंगे तो आप खुद ही इस प्रोसेस की एडवांस एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।